नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2022 की बिसात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 2022 के चुनावी दंगल में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर चुकी है। सबका फोकस यूपी का किला फतेह करना है, जिसे लेकर पार्टियां अपने अपने हिसाब से मोहरे तैयार करते हुए मैदान में उतारना शुरू हो चुकी है। लेकिन यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा, यूपी के चुनावी दंगल में कौन किसे मात देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ भी हो, 2022 का चुनावी रण काफी दिलचस्प रहने वाला है। इस चुनाव में जाति धर्म का तड़का जो लग गया है। सभी पार्टियां वोटों का गणित बैठाकर ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग को अपने अपने पाले में करने के लिए लोक लुभावन वादों की बौछार भी कर रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है, ये 2022 के चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। मुसलमान ब्राह्मण को रिझाने के लिए पार्टियां लगी हुई है। बीएसपी सत्ता में वापसी के लिए अपना 2007 का फॉर्मूला फिट बैठाने की कोशिश में। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, इसे साकार करने में बीएसपी जी जान से जुटी हुई। वही बात करें समाजवादी पार्टी की, तो किसान ब्राह्मण और मुसलमान को अपने खेमे में शामिल करने की समाजवादी पार्टी भी जुकत में लगी हुई है। कांग्रेस की साख भी दांव पर लगी हुई है। अब सवाल यह है, प्रियंका गांधी की एंट्री से क्या कांग्रेस विक्ट्री हासिल कर पाएगी? बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? बीजेपी के किले में क्या कोई सेंध लगा पाएगा, जिसे लेकर बीजेपी भी चुनावी पिच पर बैटिंग के लिए लगातार तैयार है। कहीं किसी को कोई मौका नहीं देना चाहती है। विपक्ष के हर आरोप पर बीजेपी मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कितनी सीटों पर असरदार किसान, ब्राह्मण और मुसलमान। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हर किसी की नजर टिकी है। वो भी क्यों ना, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव से ही दिल्ली की सत्ता का अंदाजा लगाया जाता है। केंद्र में किसकी सत्ता काबिज होगी, ये कहीं न कहीं यूपी चुनाव पर ही निर्भर करता है। तो वही साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से जनता को अपने पाले में करना चाहती हैं। तो ऐसे में जातीय समीकरण ना बैठाया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजते ही यूपी में किसी को सत्ता को बनाए रखने का डर सता रहा है, तो किसी को खोई हुई सत्ता को वापस लाना है, तो किसी को राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जातीय समीकरण पर काम करना है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यूपी के वोटों का गणित समझाते हैं। कुल वोटर्स 14,43,16,893। अति पिछड़ा 20%, मुस्लिम 19.3%, जाटव 13%, अन्य पिछड़ा 12%, ब्राह्मण 11%, यादव 9%, अन्य एससी 8%, सवर्ण ब्राह्मण हटाकर 7.7%। यूपी में बीजेपी के वोट बैंक में फिलहाल ब्राह्मण ही सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर हर कोई पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है। मायावती ने अपने ब्राह्मण चेहरे सतीश मिश्र को आगे किया है, लेकिन साल 2007 और 2022 में काफी वक्त गुजर चुका है, सियासत भी बदल चुकी है। इसके बावजूद बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुलकर ब्राह्मण कार्ड खेला है और उन्होंने सरकार में आने पर ब्राह्मणों को सम्मान देने का भी वादा किया है। जबकि 3 दशक में सूबे की राजनीति में बड़े बदलाव हो गए। 2002 से हाशिए पर रही बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण सहित पिछड़े और दलित के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही, जिससे बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता ही रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ रिकॉर्ड 325 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं 2017 में किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। यूपी में 2017 में वोटिंग, कुल वोटर 14 करोड़, वोट पड़े 8.5 करोड़।
बीजेपी 3.5 करोड़, बीएसपी 19 करोड़ 92 लाख वोट, एसपी 1 करोड़ 90 लाख वोट, कांग्रेस 55 लाख वोट। हर कोई उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए है। अब ये तो आगामी चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि 2022 के दंगल में कौन किसे देता है मात। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो 2022 की रार जनता किसकी लगाएगी नैया पार। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस समय जुड़ चुके हैं। मेहमानों को मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मनोज पंडित जी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर DS मिश्रा, बीएसपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर विवेक सिंह, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनोज पंडित जी आपके साथ करना चाहूंगी। 2022 का रण, विकास के एजेंडे को लेकर आपकी अग्नि परीक्षा, बीजेपी कैसे बचा पाएगी अपना किला? बचाने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोगों ने काम किए हैं, जो पार्टी काम, जो उत्तर प्रदेश में काम किए गए हैं, वो पूरे प्रदेश में वो एक नज़रिया, एक नज़ीर बन गया पूरे देश में। आप देखो कि कोरोना में जो काम सीएम योगी ने किया, वो WHO ने भी उसकी तारीफ की। ये काम पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। तो हम जातिवाद की बात ही नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि हमने जो काम किया है, हम उस काम पे के दम पे वोट मांगेंगे और उसी पे आगे 2022 में हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो हमें ये जातिवाद का, अब देखो ना, पिछली बार, अभी तो इनको नजर आ रहा है कोई 108 फीट की मूर्ति बना रहा है, कोई कहता है कि हम ब्राह्मणों के लिए ये कर देंगे। तो ये सब चीजें जाति का ध्रुवीकरण करके कुछ होने वाला नहीं है। अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता समझती है कि हमारा भला कौन कर सकता है और कौन नहीं। तो अब ख्याली पुलाव पकाना बंद करें और एक्चुअल में धरातल पे आगे काम करने हैं, तो ही कुछ हो पाएगा। डॉक्टर अभिषेक राय कह रहे हैं मनोज पंडित जी, ख्याली पुलाव पकाना बंद करे, आंखें खोले, वास्तविकता देखे, जनता क्या चाहती है। डॉक्टर अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हुआ नहीं है। हमारे साथ बीएसपी नेता भी जुड़े हुए हैं, DS मिश्रा जी। मिश्रा जी, इसी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी। आप भी विपक्ष में हैं, आप भी कोशिश में लगे हुए हैं 2022 में आपकी पार्टी जीत हासिल कर सके, सरकार में आ सके, सत्ता पर काबिज हो सके। क्या कहेंगे आप, क्या जवाब होगा बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए यही है कि ख्याली पुलाव स्वयं में जो है अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध रहता ही नहीं। जब चावल को बासी करके और होटल में दिया जाता है तो उसको पुलाव का स्वरूप दे दिया जाता है, जब मिक्स कर दिया जाता है। तो मिक्सिंग का सिस्टम बीजेपी का अपना है। ये अपना गठबंधन इसीलिए छोटे छोटे दलों को मिक्स करके आज ये कह रहे हैं हम जात की राजनीति नहीं करते। ये कभी निषाद पार्टी को बुला रहे हैं, कभी राजभर जी की पार्टी बुला रहे हैं, कभी ये पटेल जी की पार्टी को बुला रहे हैं। अरे भाई, ये जातियां नहीं हैं क्या? आपको ये जातियां नजर नहीं आती हैं? आप करो, आप धर्म की राजनीति नहीं करते हो। आपको 19% जो मुस्लिम हैं वो आपको नेता ही नहीं मानते हो, आपको मानते ही नहीं कि आप उनके राजनीतिक संरक्षण में हो। हाँ। आपको दलित 19%, जिसको जाटो वोट की खाली आप बात कर रही हैं, 23% जो अन्य दलितों को मिला करके, नहीं, मैं जाटो की बात कर रहा हूं, वो आपको मानने को तैयार नहीं है। ब्राह्मणों पे आपने जिस तरह से कुठाराघात किया है, जिस तरह से ब्राह्मणों को आपने साइडलाइन कर रखा है, और जिस तरह से ये 4.5 साल का आप कार्यक्रम गुजरा है, अब आपको याद आ रहा है प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन, अब आपको ध्यान आ रहा है कि हम भी ब्राह्मणों के ऊपर वो शुरू कर दें। तो मेरा कहने का मतलब, आप उन्हीं चीजों को नकार रहे हो कि आप जात की राजनीति नहीं करते हो। आप छोटे छोटे दलों को रोज आप देखिए, कभी राजभर जी जाकर के मिल रहे हैं, कभी डॉक्टर निषाद जाकर के मिल रहे हैं, कभी कोई जाकर के मिल रहा है। ये जातियां नहीं है क्या? जाति हिंदुस्तान में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मजबूरी है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इसको आप छोड़ दें अगर। और रही अब धर्म की बात, धर्म को आप किस तरह से मान लो? क्या विभेद करना धर्म है? नहीं, सबको लेके चलना धर्म है। ये राजनीति धर्म है। देखिए, दो चीजें धर्म है, एक आध्यात्मिक धर्म होता है, एक राजनीतिक धर्म होता है। एक व्यक्तिगत धर्म होता है, एक पारिवारिक धर्म होता है। जब आप परिवार में रहते हैं, पारिवारिक धर्म निभाना पड़ता है आपको। यहाँ आपको राजनीतिक धर्म निभाना पड़ेगा।
यहाँ पे ये नहीं करना है कि आप सबको तोड़ो मरोड़ो और उसके बाद फेंक दो। मुद्दा यह है, मुद्दा अब आपको आना है विकास की बात। विकास की बात इनकी यही है कि 60 रुपए का तेल 100 रुपए में बिकने लगा, 1200 की डीएपी जो है 1900 की बिकने लगी। आम किसान जो 60 रुपए का और 80 रुपए का सरसों का तेल खरीदता था वो 200 रुपए में खरीद रहा है। ये इनके विकास की चीजें हैं। अब दूसरी चीज आपको बताऊं, इन्होंने आरटीओ में एक नया रूल लागू कर दिया है कि आप गाड़ी कहीं खड़ी करिए, पुलिस वाले अपने उनका कमीशन बना हुआ है, वो ऐसे फोटो खींचेंगे, आपको पता नहीं है। वो 500 रुपए एक बार में, दूसरी बार 1000 रुपए आप गाड़ी का, जिस दिन आपको जाएंगे आरटीओ ऑफिस पता लगेगा आपकी गाड़ी पर 4000 रुपए का पेनाल्टी पड़ी हुई है। अरे कोई ऐसा नियम बनाओ जिसमें जनता का शोषण न हो महोदय। ऐसे नहीं होगा कि आप खाली धर्म के लिए, मंदिर बनाने के लिए, अरे मंदिर बनेगा, मंदिर आपका नहीं है, मंदिर हम सब का है, मंदिर में आप ही पुजारी नहीं हो, मंदिर हम सब की आस्था का विषय है। धर्म की बात करो तो धर्म की बात सबको लेके चलने का, राजनीतिक धर्म की बात करते हो तो राजनीतिक धर्म की बात करो, वहाँ आध्यात्मिक धर्म मत अपनाइए। राजनीतिक धर्म अलग है, आध्यात्मिक धर्म अलग है, दोनों धर्म है। जो धारण करने के योग्य होता है, पारिवारिक धर्म अलग होता है। मैं बार बार इन लोगों से कहता हूँ कि आपको आप दिख रहा है, अभी जाति नहीं दिख रही। अरे ये आप क्यों शुरू कर दिया आपने? हमने शुरू किया पार्टी में ब्राह्मणों को लाने के लिए, तो आप भी वही चीजें कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज आप कर भी रहे हो और नकार भी रहे हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत समाजवादी पार्टी से भाजपा की प्रवक्ता कथनी करने का यही वो है। ठीक है, भाजपा की कथनी करने में आप अंतर बता रहे हैं, इसका जवाब मनोज पंडित से लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो जानना चाहूंगी आपसे, किसानों की वजह से जाहिर तौर पर नाराजगी का माहौल है कहीं ना कहीं, और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही होगी, इसीलिए कोशिश की जा रही है हर संभव तरीके से किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए। लेकिन अब इन्हीं किसानों के रास्ते क्या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के ख्वाब देख रहे हैं? शिल्पा जी, देखे ना, हमारी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। आज 9 महीने हो गए किसान वहाँ बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। ये पहली बार आजाद भारत के इतिहास में हुआ है, इतना लंबा आंदोलन चल रहा है और ये तानाशाह सरकार, हिटलर शाह सरकार उनसे बात करने नहीं जाना चाहती। क्या मांग रहे हैं किसान? किसान मांग रहे हैं एमएसपी। क्यों नहीं दे देते आप? आपने तो बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए थे, आपने कहा था कि हम मंडी बनाएंगे, एमएसपी पे आप बेच पाओगे, एमएसपी से ऊपर बेच पाओगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज ही उत्तर प्रदेश में जो नई क्या कहते हैं एमएसपी आई है, जो 21-22 की, उसको आप देख लें, 40 रुपया बढ़ा है। 40 रुपया रबी की फसल पे बढ़ा है और डीजल पिछले 1 साल में 25 रुपया बढ़ गया। तो कि ये क्या अंतर है? 1 किलो पे 40 पैसे आती है, मतलब आप क्या कंपेयर कर रहे हो? 25 रुपए आपने डीजल बढ़ा दिए। उस किसान को सबसे महंगी बिजली आज उत्तर प्रदेश में, सब किसान की जो लागत दुगनी हो गई। आप आय दुगनी करने की बात करते थे, क्या बात करते हो? समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे एकदम बात करेगी। अभी मैं सुन रहा था भाजपा के अपने मित्र को, कह रहे थे विकास के काम, इन्होंने से समाजवादी पार्टी के उद्घाटन का उद्घाटन किया, फीते का फीता काटा। चाहे आप इकाना स्टेडियम जो भगवान विष्णु के नाम पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया था, उसको माननीय सरदार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। कैंसर इंस्टीट्यूट जो हमारे समाजवादी पार्टियों ने बनाया, उसको इन्होंने माननीय कल्याण सिंह जी के नाम पे कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम इन्होंने बदल दिया। ये इनके पास नाम बदलना और फीता काटने का काम है। इनके पास 5 काम नहीं है विकास के जो ये गिना सके कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के शुरू हुए काम को इन्होंने सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने 22 महीने में एक्सप्रेसवे बनाया था, इन्होंने 4.5-5 साल इनकी सरकार के हो गए, अभी तक वो एक्सप्रेसवे चालू नहीं कर पाए। रोज नई डेट देते हैं, कभी कहते थे 15 अगस्त को चालू कर देंगे, आज 9 सितंबर हो गया। ठीक है, तो कब तक ये करेंगे? जनता सब समझ रही है ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। इसका जवाब भी मनोज पंडित से लूंगे, लेकिन हमारे साथ अंशु अवस्थी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंशु जी आपका। 2022 के चुनाव में कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। दशकों का जो कांग्रेस का सूखा लगातार बना हुआ है, कैसे खत्म करेगी कांग्रेस? बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे लिए ये 2022 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हाँ। अपराध बढ़ रहा है, तो अगर आप देखिए कि उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? प्रियंका गांधी जी कर रही, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कर रहे हैं। कोरोना के समय भी जब लोगों को ऑक्सीजन और बेड की जरूरत थी, दवाओं की जरूरत थी, तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लोगों की मदद कर रहा था। तो निश्चित तौर से हम चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई भी जो भी जरूरतें हैं वो सारे कील कांटे हम दुरुस्त कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, कैसे उनको भाजपा के बारे में जवाब देना है, कैसे 32 साल में उत्तर प्रदेश की जो हालत हुई गैर कांग्रेसी सरकारों में उस पर क्या जवाब देना है, बूथ मैनेजमेंट के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं, सोशल मीडिया के बारे में दे रहे हैं। तो सारे विषयों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आप भरोसा रखिए, अब उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की ये इच्छा है कि अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करे। प्रियंका गांधी जी जैसा शानदार हमारे पास नेतृत्व है। 2022 में हम प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, देखने वाली बात होगी। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मिश्रा जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद प्रोफेसर विवेक सिंह के पास जाना है। मैं खाली एक सेकंड में मैं तो ये कह रहा हूँ हाँ। कि कांग्रेस को कुछ न पाने की फिक्र है न खोने की। कांग्रेस तो ऐसे ही हाइबरनेशन में चली गई है, अब उबरना इसका बहुत मुश्किल है। ये कर क्या रहे हैं, ये अब इनकी जो परिपाटी आ रही है कि ये कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, हम सोशल मीडिया। वोटर कहाँ है आपका? आपके पास वोटर तो है नहीं, तो ये गंजे को कंघी बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लद्दाख में फ्रिज बेचेंगे। इस तरह से ये एक नई अनुभूति अपनी सही करना चाहते हैं। तो कांग्रेस की तो बात ही नहीं। अब बात है जो बीजेपी की, जिसका बंटाधार होना निश्चित है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आनी है। अच्छा, यानी कि सपा का स्टैंड नहीं करती, कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए और बीजेपी का भी बंटाधार होने वाला है। ठीक है, मनोज पंडित जी के पास शिल्पा जी मैं जवाब दे देता हूं। हाँ अंशु जी आ रही हूँ आपके पास। सर एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ मैं। प्रोफेसर विवेक सिंह काफी देर से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विवेक, बदलाव की बात तो यहाँ पर राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, लेकिन जनता चाहती क्या है? बदलाव चाहती है तो किस लिहाज में चाहती है? क्या लग रहा है, क्या है वहाँ यूपी का माहौल? देखिए शिल्पा जी, जनता तो जो चाहती है वो जब एक बार परिणाम आ जाएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। जहां तक मैं बात है इन सब बातों लोगों को सुन रहा था, थोड़ा आवाज आ रही है। अच्छा हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो खास करके मैंने अभी देखा कि जो धर्म की बात, एक महाशय धर्म की बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि आध्यात्मिक धर्म अलग होता है, व्यापारिक धर्म अलग होता है, पारिवारिक धर्म अलग होता है, व्यक्तिगत धर्म अलग हो जाता है और राजनीति का धर्म अलग होता है। तो देखिए धर्म होता है, धर्म चाहे आप व्यक्तिगत रूप से लीजिए या राजनीतिक रूप से देखिए या परिवार के, आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। पहली बात तो आप समझ लीजिए। और दूसरी बात, आज सबको पूजा की फिक्र हो रही है, आज सब पूजा पे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको पूजा की तरफ आना ही चाहिए। रही बात, आपने जिक्र किया कि जातिगत समीकरण, देखिए उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, जातिगत एक समीकरण को बैठाना सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मजबूरी है। और हम अगर देखें तो सवर्ण जो है वो लगभग 20% है, मुस्लिम जो है लगभग 19% है, ओबीसी लगभग 40% है और जो हमारे अलग अलग तरह के जो दलित हैं वो लगभग 20 से 21% है। अब देखिए, अगर आप देखिए तो इसको बैठाना क्या इतना आसान है? अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो लगभग 30 साल हो गए, 30 साल से सत्ता में बाहर है और उन्होंने बोला कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी? तो आप ऐसे ख्याल पुलाव क्यों पका रहे हैं? आप तो सिंगल डिजिट में आ गई पार्टी और आपकी पार्टी परिश्रम बहुत करती है, मेहनत बहुत करती है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता है। रही बात बहुजन समाज पार्टी के, तो बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि कम से कम समाजवादी पार्टी दिख तो रही लड़ते हुए, बहुजन समाजवादी पार्टी तो दिख भी नहीं रही है, ये तो पहले से ही रेस से बाहर है। तो कांग्रेस हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों रेस में है ही नहीं। रेस में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है और समाजवादी पार्टी है। तो अगर बात अभी हो रही थी कि नाम क्यों बदला जा रहा है, तो देखिए नाम बदलना इस हिंदुत्व संस्कृति का एक परिचायक है। अगर किसी खाल खंड में किसी
व्यक्ति ने इसका नाम बदल दिया गया और उसको वास्तविक स्वरूप में लाना कौन से गलत काम है। तो जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है, खास करके बेरोजगारी पर, कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर। और अगर आप देखिए तो सरकार ने अच्छा काम किया है, और अगर सरकार 35 से 40% मतदान उसको मिल गया तो सरकार प्रचंड बहुमत से इस बार भी बीजेपी के बन सकती है। ठीक है, यानी कि आप सीधी टक्कर इस बार भी सीधे तौर पर बीजेपी और सपा की बता रहे हैं। बाकी तमाम पार्टियां तो अपने अपने अस्तित्व को बचाने में कहीं ना कहीं जुटी हुई है, अपने आप को साबित करने में कहीं ना कहीं जुटी हुई है। चलिए ठीक है, चुनाव की राह जनता किसकी लगाएगी नैया पार, बीजेपी कैसे बचाएगी अपना किला, किसान रूठा तो बीजेपी का क्या होगा, क्या बसपा की फिर होगी सत्ता में वापसी, ब्राह्मण किसान मुसलमान कैसे ले जाएगी इन तमाम लोगों को बीजेपी, किसान के रास्ते क्या होगी अखिलेश यादव की वापसी। ऐसे बहुत सारे सवाल 2022 पर उठते हुए जिनके जवाब खोजने की हम लगातार कोशिश करें। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए अंशु अवस्थी आपके पास फिर से आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना होगा प्रोफेसर विवेक को, कह रहे हैं कि फिलहाल तो सीधी टक्कर भैया सपा के बीच में और बीजेपी के बीच में देखी जा रही है। कांग्रेस का तो अस्तित्व तक बचाने का सवाल, सिंगल डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है और आप कह रहे हैं ख्याली पुलाव बना रहे हैं। क्या वास्तविकता नजर आती है आपको? धरातल पर क्या चीज आपको संकेत देती है कि ऐसा हो पाएगा, आप लोग जीत पाएंगे? लगता है अंशु अवस्थी से संपर्क हमारा कट गया है और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हुए मनोज पंडित आपके पास आऊंगी सीधे तौर पर। बीजेपी पर यहां पर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए और सवाल भी खड़े किए गए और कह रही है तमाम राजनीतिक दल कि अब आप लोगों के अच्छे दिन खत्म हुए, आप लोगों का बोरिया बिस्तरा समेटने का समय आ गया है। बस सिर्फ एक सवाल ये कि 4.5 साल बहुजन समाज पार्टी कहाँ थी। अब चूंकि चुनाव सिर पे आ गया है तो इनको नज़र आने लगा है कि ब्राह्मण को इकट्ठा करो या जातियों को कैलकुलेशन करो तो हम सत्ता को कैसे हथियाएं। ये नहीं कि 4.5 साल इन्होंने क्या किया। देश में महामारी आई, उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी पूरा देश जानता है इस बात को। इनका कोई योगदान नहीं रहा किसी चीज़ पे। बस इनका योगदान सिर्फ एक ही है कि कांग्रेस एक डिजिट पे आ गई है, कांग्रेस खत्म हो गई, बीजेपी खत्म हो गई, सपा खत्म हो गई, सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप किसी और का एनालिसिस मत कीजिए, आप पहले अपना ही एनालिसिस कर लीजिए कि 4.5 साल में बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। जो दीजिए मिश्रा जी, क्या ट्विटर की दुनिया से बाहर निकले आप लोग इन 4.5 सालों के दौरान? अब जब चुनाव सर पर है तब आपको इन तमाम लोगों की याद आ रही है, तब आपको ब्राह्मणों की याद आ रही है, तब आपको दलितों के अधिकारों की बात याद आ रही है। अब तक कहां थे आप? बीजेपी सवाल पूछ रही है, अब तक आपको इन लोगों की चिंता क्यों नहीं हुई थी? शिल्पा जी, मनोज जी को पहले चीज तो मैं मनोज जी की बात बता दूं, ये जैसे सरकार इनकी है तो ये धन इनका है, ये बीजेपी का है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। प्रदेश की सरकार है, प्रदेश का पैसा अगर आप बांट रहे हो, प्रदेश का पैसा खर्च कर रहे हो तो वो जनता का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं। अगर हम उस समय मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम वही काम करेंगे। आप कौन सा ऐसा काम कर दिए जरा बताइए तो? सरकारी मशीनरी, सरकारी धन, सरकारी पैसा और आम जनता का पैसा आम जनता के काम आया। इसमें कौन सा आपने बहुत तीर मार दिया? अगर मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी होती तो वो नहीं ये काम करती। दूसरी चीज एक आपको बात बता दूं है, हमारे डॉक्टर सिंह साहब बैठे हुए हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, ये बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में आए हैं और इनको इसलिए कि ये ध्रुवीकरण के लिए विशेष रूप से सेट होकर के बैठे हैं। इनको ये करना है कि सपा जी जो इनके फेवर में बात करे वो इनका, जो सच बोले, जो इनको आईना दिखाए, जो इनको आईना दिखा दे वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। आप देखिए इनका पैरामीटर देखिए आप कि बीजेपी का प्रवक्ता अगर उन्होंने सच बोला, डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने सच बोला तो इनको चुप गया, इनको वो हमारे प्रवक्ता लगने लगे क्योंकि सच्चाई है वो। मिश्रा जी, सच्चाई हमेशा आप बिल्ली कबूतर वाली ना करें, उत्तर प्रदेश की जनता है, सब समझती है। एक बार पागल बन सकते दोबारा नहीं। मनोज पंडित जी एक सेकंड, ये विवेक जी बात नहीं कर रहे हैं। मिश्रा जी मैं आपको फिर से करेक्ट कर रही हूँ, ये मनोज पंडित बात कर रहे थे, विवेक जी नहीं बात कर रहे थे। अगर मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है तो अरे पहले सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। क्या
आपको तो ऐसा कर देना चाहिए कि चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। प्रोफेसर विवेक सिंह को बुला दो, सरकार बना देंगे, जनता मान लेगी। लगता है मेरी आवाज अब तक पहुंच नहीं पा रही है सर। मैं बार बार आपको करेक्ट कर रही हूँ कि मनोज पंडित बात कर रहे थे, प्रोफेसर विवेक सिंह नहीं। ठीक है प्रोफेसर विवेक के मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ जल्दी से। प्रोफेसर विवेक, आपके विश्लेषण को, आपके आंकलन को कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी प्रवक्ता बन गए हैं, इसलिए सरकार के फेवर में अपनी बात कर रहे हैं, अपना वक्तव्य दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश में शिल्पा जी आप पहुंच लीजिए, आपको कहीं मायावती जी दिख रही हैं, कहीं बसपा दिख रही है। ये लोग पहले से ही हार मान चुके हैं, ये लोग तो मुझे दिख ही नहीं रहे। रही बात, अभी बात कर रहे थे ना कि योगी जी ने क्या किया। देखिए योगी जी ने, अगर आप जीडीपी की बात करिए, 11 लाख करोड़ को 20 लाख करोड़ पहुंचा दिया। 50,000 जो पर कैपिटल इनकम थी 95,000 हो गई है। 1.4 लाख करोड़ गन्ना के भुगतान हो गया है। एफडीआई साल भर में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का आ गया है और लगभग 35 मेडिकल कॉलेज आ गए जो कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। रही बात, मुख्यमंत्री एक सेकंड, अगर मुख्यमंत्री मायावती होती तो क्या होता? मैं किताब लेके आते हैं। अगर मैं सुनिए आप, अगर मुख्यमंत्री मायावती होती तो क्या होता? वो पार्क बनवाती, वो मूर्तियां बनवाती, वो जनता के पैसे को ऐसे से काम में लगवाती, कुछ नहीं बनवाती है। और इसीलिए आप सरकार से गए, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। सुनवाई लगातार इस पर हो रही है। अभी जो पिछली बार पार्क बने हैं, अभी उनकी जांच खत्म नहीं हुई है। आप बताइए, जनता का पैसा इन्होंने अपनी मूर्ति और पार्क बनवाने में लगवा दिया। ये हमसे सवाल पूछते हैं, क्या ये सवाल? अच्छा ठीक है, पूछ पाएंगे सवाल ये? ठीक है मिश्रा जी, बड़े दिल से स्वीकार करके चलते हैं ना। कोई भी राजनीतिक विश्लेषण जो भी विश्लेषण दे रहा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असल अधिकार, वोट का अधिकार तो लोगों के हाथ में है ना। और अगर आपको लगता है कि जनता का प्यार आपके साथ है तो फिर वाह भाई वाह, फिर किस बात की चिंता आपको। ठीक है सर, अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशु जी, मैं आपके पास आई थी लेकिन संपर्क नहीं हो पाया था, आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई थी। मैं दोबारा आपसे यही सवाल करना चाहूंगी। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं और प्रोफेसर विवेक का विश्लेषण भी कहता है कि सीधी टक्कर इस बार बीजेपी के बीच में और सपा के बीच में है। कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती हुई? कभी पटेल को बुलाते हैं जो मेरे साथ है, इनके साथ क्या है? इनको चुप कराइए, पीछे कौन बोल रहे हैं? मिश्रा जी सुन लेते हैं, अंशु अवस्थी से सवाल किया गया है, वो जरा जवाब दे दे। हाँ बोलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए अंशु जी बोलिए। 2017 में बड़े बड़े वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। कहा था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम 70 लाख नौकरियां देंगे, उत्तर प्रदेश में महिलाएं 12 बजे रात को आप आराम से सुरक्षित घूम सकती हैं, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए हम दुगनी आय करेंगे। सारी चीजें धरी की धरी रह गई और सत्ता जिन लोगों ने दी थी उनके ऊपर अत्याचार करना भारतीय जनता पार्टी का, उनकी सरकार का, आदित्यनाथ जी का फैशन बन गया। फैशन उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि जब महिलाओं ने अपने सिर मुड़वाए और मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि ये इनके पिछले पापों का फल है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। और दूसरा, 32 साल की क्या हालत हुई उत्तर प्रदेश में सभी ने देखा है। जिस उत्तर प्रदेश में लोग रोजगार करने आते थे उस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दूसरी जगह रोजगार करने जाना पड़ रहा है, ये सच है। चलिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया सो किया, आप ये बताएं कांग्रेस कैसे कमबैक करने जा रही है? कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे अंशु अवस्थी आपको लग रहा है कि जनता आप ही के साथ है? उस पर नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस, अंशु अवस्थी मेरा सवाल आप तक पहुंच रहा है? नहीं देंगे। और पहली बार की जातिवादी मुख्यमंत्री चश्मा लगाकर लोगों पर कार्रवाइयां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? गन्ना किसानों के बारे में बताइए। अंशु अवस्थी की फसल पर अरे सवाल तो खड़े कर रहे हैं, जरा सवाल सुन तो लीजिए। इनको पता नहीं है। अंशु अवस्थी, मेरी आवाज लगता है आप तक पहुंच नहीं पा रही। मैं पीसीआर से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है लेकिन उनकी आवाज कंटिन्यूसली आ रही है। चलिए ठीक है, प्रोफेसर विवेक सिंह आपके पास आते हुए, यहाँ पर आपने बताया कांग्रेस की स्थिति के बारे में जिक्र किया, आपने सपा की स्थिति के बारे में जिक्र किया, बीएसपी की स्थिति के बारे में जिक्र किया। फिलहाल जनता का मूड क्या कह रहा है? ये जो 4-4.5 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा, अब चुनाव सर पर आ ही गए हैं। दावे तो तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े कर ही रहे हैं, लेकिन दावे किसके कितने सच होते हुए नजर आ रहे हैं? पेट्रोल और 90 रुपए में डीजल क्यों बिक रहा है? देखिए, अगर आप 5 साल का जो 4.5 साल का अगर आप एनालाइज करिए तो आप देखेंगे, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो
बताइए ना, 4.5 साल में हम कहाँ पहुंचे? चाहे आपका जो है जीडीपी का ग्रोथ रेट हो, चाहे आपको कोरोना को कैसे मैनेज किया गया है, जो ट्रिपल मॉडल है उसको पूरी दुनिया में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पे फोकस किया जाता है। आप देखिए वैक्सीनेशन कितना हुआ है, वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। तो अगर आप देखिए, अगर आप एक आकलन करिए तो देखिए सरकार ने सदन में माना कि 5.9% वैक्सीनेशन काम नहीं किया है अपनी सरकार के आंकड़े उठाकर तो देख लो। पहले काम हुआ करते थे 2000 झूठ कहां से ठीक लाते है। हो भाई? अच्छा ठीक है, अंशु अवस्थी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए सर। अंशु जी, छोटा सा सवाल मेरा बस इतना, आप ये बताइए पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया सो किया, छोड़िए सर तमाम मुद्दों को छोड़िए सर, 1% को छोड़ दीजिए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कांग्रेस कमबैक कैसे करने वाली है, क्या कॉन्फिडेंस है आपका, क्या मुद्दे हैं आपके पास, किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच जा रहे हैं? अंशु अवस्थी जरा सुन तो लीजिए सर, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं और क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर जनता आपको साथ देगी? कैसे आप कमबैक करेंगे? ठीक है, मुझे मैं एक मिनट बिना इंटरप्ट। हाँ बताइए। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश में जो आदित्यनाथ ने जंगल राज फैलाया उसके मुद्दे पर, और उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया भारतीय जनता पार्टी ने, बलात्कारी विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कराया और बलात्कारियों को बचाने का काम किया, उन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां के आंकड़े भी तो उठाकर देख लीजिए, वहां पर भी तो लोग और जनता परेशान ही है, तो आप कैसे उन लोगों को अपने विश्वास में ले पाएंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है। ठीक है, आपके पास आऊंगी डॉक्टर अभिषेक राय, आप ये बताएं, सीधी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और सपा की बताई तो जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है, कितने चैलेंजेस आने वाले हैं? एक एक करके प्लीज सर, एक एक करके तो बचा नहीं पाए, जो इनकी परंपरागत सीट थी अमेठी की उसको तो हार गए, ये उत्तर प्रदेश जीतने की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कौन से ख्याली पुलाव पका रहे हैं या क्या मंगोरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो पूरे कैसे होंगे इनके? ठीक है सर, एक एक करके प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू सर, जिससे सवाल किया जाए प्लीज वही जवाब दे, एक दूसरे के टाइमिंग चट ना किया करें। डॉक्टर अभिषेक राय से मैंने पूछा था कि कितनी बड़ी चुनौती है इस समय 2022 में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, उसका जवाब मैं चाहूंगी डॉक्टर अभिषेक राय। अंशु अवस्थी प्लीज एक सेकंड सुन लेते हैं, बोलिए सर, डॉक्टर अभिषेक राय बोलिए। देखें जी क्या बोलेंगे जो उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति ईमानदार नहीं, क्या बोलेंगे, इनके पास बोलने को नहीं बचा। सुने दे, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि डॉक्टर अभिषेक राय सुनोगे तब बोलिए सर, बोलिए। अंशु जी सुन लेते हैं सर, सबको सुनना भी चाहिए, सबको सुनना भी चाहिए, ये कोई भाषण मंच नहीं है कि सब राजनीतिक दल के प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी की उपलब्धियां यहाँ पर गिनवाई गई या फिर लंबा चौड़ा भाषण देंगे, सर सुनना भी चाहिए, तभी चर्चा सार्थक होगी। डॉक्टर अभिषेक राय, दिस इज योर टाइम, प्लीज टेक योर टाइम। आपके बीच में नहीं बोल रहा था या शिल्पा जी, देखिए मैं अपने मैं नहीं बोल रहा था, जो मैं राजनीतिक विशेषज्ञ है, तो वो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कोरोना वैक्सीन की बात। अंशु जी शांत हो जाइए, अंशु जी शांत हो जाइए, अंशु जी शांत हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लें। मैं क्या बात भाई, ये तो बताना पड़ेगा ना कि लोगों को। अंशु जी का पैडल डाउन कीजिए प्लीज। अभिषेक राय काफी देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उसके बाद अंशु जी आऊंगी आपके पास। सर मुद्दे तो आप गिनवा रहे हैं, उन मुद्दों पर जरा जवाब भी तो ले लेते ना, सुनना भी तो चाहिए ना। डॉक्टर अभिषेक राय बोलिए प्लीज, अब सब आपको सुन रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी को हराने की? शिल्पा जी मैं कहते ना, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक एक बात कह रहे थे कि अभी कोविड हुआ, उसमें वैक्सीनेशन ड्राइव सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में हुई। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि आज तक पोलियो इरेडिकेट हुआ, पोलियो इरेडिकेशन के लिए सरकार ने फ्री वैक्सीन और सारी चीजें करी, पिछली कितनी सरकारों ने की, उसकी बात आप नहीं कर रहे हो। आज 795 रुपए में, मैं डॉक्टर हूं, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं अपने स्टाफ को 795 रुपए देके उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेट कराया, कोविड वैक्सीन लगवाई है। पहली बात। दूसरी बात पे मैं आता हूं, अभी ये लोग बात कर रहे थे, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि क्राइम उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे 68 गुना बढ़ गया। एनसीआरबी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित वो है,
तीसरी बात पे मैं आता हूँ। ठीक है सर, आप ये सरकार की खामियां गिना रहे हैं, मैंने जो सवाल आपसे किया था उस पर आप नहीं आ रहे हैं। आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये बहुत आसान है इस बार का। मैं आ रहा हूँ शिल्पा जी। चैनलों पर झूठ मत बोलो। शिल्पा जी, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया, उसमें कहा कि वैक्सीन लगाना ही नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वैक्सीन लगाना ही नहीं है, वैक्सीन लगाने के लिए मना किया इन्होंने कि वैक्सीन नहीं लगाना। सुनाना शुरू कर रहे हो। मनोज पंडित, एक बार सुन लेते जल्दी से, उसी पर आ रहे हैं। बेकार की बात कर रहे हो। किसने कहा? किसने? पूरी बात तो सुन लो। वैक्सीन उन्होंने कहा था भाजपा की नहीं लगी। वैक्सीन एस्ट्राजेनेका कंपनी और बायोटेक ने बनाई, डीजल 40 रुपए में भाजपा ने नहीं बनाई है। उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ फिर क्यों ऐसे बयानबाजी की आपकी पार्टी ने? मनोज पंडित जी, आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट, इस बार बीजेपी ही आने वाली है या फिर चुनौतियां मिलनी शुरू हो चुकी है? तमाम दलों की तरफ से जिस तरह से सम्मेलन पर सम्मेलन, बैठकों पर बैठकें आयोजित की जा रही है, लग रहा है आपको मुश्किल नहीं है, इस बार की फाइट होने वाली है? शिल्पा जी, चुनौती है कहाँ? कहीं कोई चुनौती नहीं है। हमने जितना काम किया है, जनता हमारे काम से हमसे संतुष्ट है और हम लोग 101% वापस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और अब जो और जैसे अभी हमारे सपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि भाई ये वैक्सीन के लिए किसने मना किया, क्या हुआ? उन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाइए आप इसको। एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई और पता लगा जब उनको कोरोना हुआ तो सबसे पहले वैक्सीन उन्होंने ही लगवा ली। तो स्थिति ये है कि हमें मालूम है कि हमने क्या काम किया है और हम उस काम को लेके ही जनता के बीच जाने वाले हैं। और डॉक्टर अभिषेक राय कह रहे हैं कि काम हमारी सरकार ने किया और विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया। उसका उदाहरण भी पेश करते हुए क्या जवाब है आपके पास, जल्दी से सर? फिर आप कहते हैं कि हम जनता के हित में काम करते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। बोलिए। शिल्पा जी, बहुत सीधी सी बात है। आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देश के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन कोविड की बनी वो एस्ट्राजेनेका कंपनी और भारत सीरम बायोटेक की वजह से बनी। उसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार के अटॉर्नी जनरल ने उसके लिए हलफनामा दिया और कहा कि वैक्सीन डेवलप करने में उनका कोई योगदान नहीं। सरकार ने एक चवन्नी नहीं खर्च करी है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का हलफनामा है, 12 मई का मैं कोट कर रहा हूँ। लेकिन फिर शुरुआती तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से वो बयान क्यों दिया गया था जिसमें बीजेपी की वैक्सीन बता दी गई थी? इसी वजह से तो अब आपके ऊपर हमला होता है इस मुद्दे को लेकर, आपसे सवाल पूछा जाता है। जय शिल्पा जी, मैं शिल्पा जी इसी बात पे आ रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, साइंटिस्ट और क्या कहते हैं सीरम इंस्टीट्यूट की डेवलप की हुई वैक्सीन नहीं लगेगी। उन्होंने फिर दोबारा स्टेटमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दो और मैं आखिरी व्यक्ति हूंगा, मुझे भी वैक्सीन लगा देना। कितने चैनलों पे ये बात कही है? ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, जुमलों की सरकार है, सिर्फ झूठ बोलना चाहती है। इन्होंने क्या दिया है सीरम वैक्सीन को डेवलप करने में? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। 67 करोड़ रुपए भारत सरकार ने अभी अवमुक्त किए। अभी ये लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हुए, फ्री वैक्सीन फ्री वैक्सीन। मैंने बोला ना, प्राइवेट अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के 795 रुपए में वैक्सीन लग रही है। और आप किसी भी चले जाओ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने मेरे स्टाफ ने खुद लगाई है वैक्सीन। 795 रुपए का, मैं कहो तो आपको पर्ची भी दिखा दूंगा, 795 रुपए में लगी है वैक्सीन। तो ऐसे में कौन असल में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है? प्रोफेसर विवेक सिंह, सरकार विपक्ष पर, विपक्ष सरकार पर आरोप मढ़ती हुई, दोनों अपने अपने आप को लोगों का हितैषी बताती हुई, असल में लोगों की चिंता है किसे? जी शिल्पा जी, मैं अभी सुन रहा था समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को, मैं 1 मिनट केवल लूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने वैक्सीन लगवाई और मुझे 750 रुपए देना पड़ा। तो अगर आपने वैक्सीन लगाया और आप क्योंकि खुद बोले आप डॉक्टर हैं, आपके पास अगर आपने पैसा दे दिया तो क्या दिक्कत है? वही जो आपने पैसा दिया है उससे गरीब लोगों को वैक्सीन फ्री में मिलेगी। मैंने भी ऐसा कराया है, तो आप उससे क्यों परेशान है? दूसरी बात, उन्होंने एक डेटा दिया एनसीआरबी डेटा, और उन्होंने बताया कि महिलाओं की स्थिति क्या है, खास करके उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का डेटा क्लियरली कहता है कि 40% डिक्लाइन हुआ है। अगर जो केसेस है अगेंस्ट वीमेन, उत्तर प्रदेश का इंप्रूवमेंट हुआ है। 40% वहां पे महिलाओं के खिलाफ जो खास करके जघन्य अपराध जैसे रेप के जैसे केसेस कम हो जाए। 21 स्टेट्स ऐसे हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की स्थिति आज बेहतर है। तो महिलाओं के जो हो रहे थे जो अत्याचार, उसके और एनसीआरबी बोल रहा है लोगों की चिंता करनी चाहिए थी अपनी राजनीतिक एजेंडे को छोड़कर लोगों के बारे में सोचना चाहिए। केवल 30 सेकंड इन्होंने 30 सेकंड
बस 30 सेकंड में। इन्होंने बोला कि सड़क बनी, वैक्सीन बने तो उसमें बीजेपी का क्या योगदान है। तो जब सड़क बन रही थी उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश यादव का क्या योगदान था। वैक्सीनेशन जो वैक्सीन बनाते हैं वैज्ञानिक बनाते हैं, कोई सरकार नहीं बनाती है। और कांग्रेस के मित्र बता दें कि 403 सीट क्या लड़ने के लिए क्या उनको 403 उम्मीदवार मिल जाएंगे यूपी में। ठीक है, जल्दी से अंशु अवस्थी, जल्दी से फाइनल कमेंट भी दीजिएगा और इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अंशु अवस्थी, मेरी आवाज अगर आपके पास आ रही हो, उसके बाद डॉक्टर मिश्रा आपके पास आ रही हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुद्दे, जो मूल मुद्दे हैं, उनको भटका नहीं पाएगी, चाहे जितना प्रयास करे। जी, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के विषय पर जवाब देना पड़ेगा, किसानों के विषय पर देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में का झूठ और धर्म और जाति की गंदी राजनीति चलने वाली नहीं है। कितनी सीटें आप लोग जीत पाएंगे? अंशु अवस्थी बताइए। उत्तर प्रदेश में 2022 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की, और इनका अहंकार चूर चूर होगा जो लोग सिर्फ झूठ तंत्र चला रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बड़ा आपने दावा तो कर दिया है, दावे की हकीकत जिस दिन रिजल्ट होगा जरूर आपको बैठाऊंगी। डॉक्टर मिश्रा, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। देखिए, सबसे पहला कमेंट तो मेरा ये है कि आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू जल्दी से। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने एक प्रवक्ता के बजाय 2 प्रवक्ता भाजपा से बैठाया है। प्रोफेसर साहब को वाइस चांसलर बनने का जल्दी से वो आ गया है। अब इसके बाद इनका प्रमोशन होने वाला है। मिश्रा जी, आप सिफारिश कर दीजिए। मिश्रा जी, आप प्रोफेसर साहब की सिफारिश कर दीजिए, अच्छा रहेगा। मिश्रा जी, आपत्ति हो रही है? मिश्रा जी, आपको क्या दिक्कत है? आप जनता से सरकार रखिए। आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते मिश्रा जी, आप सच्चाई सुनना चाहते हैं। सच है, झूठ नहीं हो सकता शोर मचाने से। मिश्रा जी, ध्यान रखिए इस बात का। धर्म नहीं पता है आप? अरे सुनिए तो, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? सच क्या है? जल्दी से मिश्रा जी, अरे मैं बोलूं ना, दूसरा कोई बोले तो वो भाजपा का प्रवक्ता हो जाता है। क्या बात करें मिश्रा जी आप? हम बोले ना, कोई और बोले तो भाजपा का प्रवक्ता हो जाता है। आप सुनना नहीं चाहते, आप कुछ बन जाइए, आप सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं। प्रवक्ता बन अरे वो जाइए। तो खुद प्रवक्ता है, मनोज पंडित जी तो इस समय बोल रहे हैं। और सुन लीजिए, उनको पता ही नहीं है कुछ। इकाना स्टेडियम बहन जी का प्रोजेक्ट था। अरे आप सिर्फ सुनिए, एक्सप्रेस हाईवे बहन जी का प्रोजेक्ट उठाया हुआ था, जिसमें गंगा एक्सप्रेस वे बनना था। सारे प्रोजेक्ट उस समय के हैं, जो रेफरल हॉस्पिटल चाइल्ड वाला समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ है सिर्फ बसपा सरकार के दौरान हुआ है। चलिए ठीक है सर, बीजेपी क्या की बता दें। ठीक है, इन्होंने अभी इन्वेस्टर जनता पे छोड़ देते हैं ना। समिट किया, इन्होंने अरबों रुपए फूका। जनता पे छोड़ देते हैं। इन्वेस्टर समिट में अरबों रुपए फूका। बताइए इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट कराया? किस तरह 2022 की बिसात बिछती हुई, किस तरफ जाती, क्या कहता है जनता? बता दें, इनके पास कोई आंकड़ा हो। प्रोफेसर विवेक, अरे प्रोफेसर विवेक सिंह से बता दें, ये भाजपा प्रवक्ता है, इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया है? जो इन्वेस्टर समिति आई है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्हें बता दें हमें। जितना खर्चा कर दिया इन्होंने उसका नहीं हुआ। पिछले 14 महीने में लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। 14 महीनों में लगभग 70। अरे छोड़िए, कागज पर बना लीजिए, उसी को दे दीजिए। शिल्पा जी, हम लोग सरकार बना रहे हैं, 6 महीने में हम रिपीट हो रहे हैं। ये सब कहने की बात है, जनता सब जानती है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। जनता जानती है सही और गलत कौन। डॉक्टर अभिषेक राय, भाजपा के प्रवक्ता, डॉक्टर अभिषेक राय जल्दी से। ये बात सिद्ध हो गई कि भाजपा के प्रवक्ता आए। सपना देखना, सपने देखने में कोई रोक नहीं है मिश्रा जी, कोई भी सपने देख सकता है। अच्छी बात है, आप सपने देखिए, हम संतुष्ट हैं, आप सपने देखिए। ठीक है सर, माफी के साथ मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर दावे तो बहुत बड़े बड़े तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन किसके दावों में है कितनी हकीकत और कितना भ्रम, ये तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी, और उसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.